हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो एजुकेशन KSR ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आव्यूह विधि से समीकरणों का हल ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर साल यूपी बोर्ड में इससे रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्थात यहाँ से आपके 8 नंबर पक्के हैं, 100% सिक्योर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पर समीकरण दिया होंगे, दिए गए समीकरण ax प्लस by प्लस cz इजकल टू डी, यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पे a1 b1 c1 बराबर d1। ठीक है, इसी प्रकार a2 प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y c3z इजकल टू d3। और इस तरह की आपको कंडीशन दी हो तो इन समीकरणों को हल करके हम x और y z के मान प्राप्त करने हैं। इस तरह का आव्यूह विधि से हल करने के लिए आता है, जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का होता है। ठीक है, तो खासकर इसकी बेहतरीन तैयारी और अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपके 8 नंबर 100% सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, दिए गए समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करना है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा हम ध्यान दें। तो आव्यूह यानी कि ये दिए गए जो समीकरण है, इसने किसमें बदलना है, आव्यूह थ्योरम में। तो इसको आव्यूह में कैसे बदलेंगे, तो सुनिएगा। जैसे कि ये समीकरण दिए हुए हैं, तो पहले हम माना आव्यूह ए, तो पहले इसका आव्यूह निकालना है, यानी एक्स वाई जेड का एक तरफ आव्यूह निकाल लो भाई। a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये आव्यूह निकल आया। फिर इसके बाद जो बराबर दिए हैं तथा अन्य आव्यूह, एक दूसरा आव्यूह बनाना है b, तो b आव्यूह का मान हो जाएगा, ये बाहर जो कांस्टेंट दिए हैं उनका d1 d2 d3। ठीक है, और तथा अज्ञात आव्यूह x बराबर x y z, इस तरह से कंडीशन में लिख लेना है। ठीक है, यानी कि x y z का मान हमको फाइंड करना है। तो यानी कि दिए गए समीकरणों को हमें आव्यूह रूप में ट्रांसपोर्ट कर लेना है, यानी बदल लेना है। ठीक है, तो देखो, ये संख्याओं का आव्यूह हो गया, ये भी कांस्टेंटों का आव्यूह हो गया, जो अज्ञात राशि x y z है ये उसका आव्यूह हो गया। अब आव्यूह विधि से हमें x y z के मान ज्ञात करने हैं, तो इसके लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम सारिक a निकालेंगे। तो सारिक a निकालेंगे तो यहाँ कोई नंबर संख्या हल होके आएगी। ठीक है ना, यानी कि सारिक में लिख लेंगे इस तरीके से लिख लेंगे ना। अब यहाँ पर दो कंडीशन बनेंगी, क्या, यहाँ तो सारिक a का मान 0 नहीं होगा, या सारिक a का मान 0 होगा। यहाँ पर दो कंडीशन निकलेंगी, तो ध्यान रखना, जब सारिक a का मान 0 ना हो तब समीकरणों का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ठीक, तथा वह संगत भी होगा, यानी कि क्या होगा, संगत भी होगा। तो सारिक a का मान निकालना है आपको। यदि इसका मान 0 आ जाए तब समीकरणों के अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, तथा वह आव्यूह क्या होगा, वह असंगत होगा।
ये कंडीशन हमको पता होना चाहिए। ये एनडीए या जीमेंस क्वेश्चन में इन्हीं से रिलेटेड थ्योरिकल क्वेश्चन पूछे जाते, तो ये बात हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये फाइंड करेंगे तत्पश्चात दिए गए आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह, क्या प्रतिलोम आव्यूह ए इनवर्स ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं। फिर इसके बाद क्या करना है हमको भाई, ये आपका पॉइंट है, इनको विशेषकर ध्यान रखना। ठीक है, अगला पॉइंट है, यहीं से बात की जाए आगे, यानी कि एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करनी है। उसके बाद अंत में एक्स वाई व जेड का मान ज्ञात करने के लिए एक्स बराबर ए इनवर्स बी सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बस यही है इसकी क्रिया विधि, और यहीं से होने वाले हैं आपके यूपी बोर्ड में 8 नंबर पक्के। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए अब इस पर आधार देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि हम बात करें, अब वो क्वेश्चन दिया है, दिए गए समीकरण को आव्यूह विधि से हल करो। यानी कि आपका समीकरण दिए हुए हैं x माइनस 2y प्लस 3z इजकल टू 11, ठीक, 3x प्लस y माइनस z बराबर 2, 5x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 3। अब ये समीकरण दिए आपको, यानी कि आपका 8 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में 100% इस टाइप का आना है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दिए गए समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए, यानी कि एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दिए गए समीकरणों को आव्यूह फॉर्म में बदल लेते हैं। तो देखिए, तब अब यहाँ पर हल करना है, तो क्या करेंगे, माना आव्यूह ए बराबर क्या हो जाएगा जी, आव्यूह ए बराबर हो जाएगा आपका क्या, पहली यहाँ पे कुछ नहीं तो क्वेश्चन राशि कितनी हुई 1, तो 1 3 5, ठीक, यहाँ पे -2, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस की 1 प्लस की 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे माइनस के 1, यहाँ पे 2, एक आप भी बन गया, वह दूसरा आप भी बन के तैयार हो जाएगा आपका क्या, b बराबर 11 2 3, ठीक है। वह x बराबर तो पता ही है आपको, आप भी क्या लिखना है, एक्स वाई जेड, जहाँ वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, a का सारिक फाइंड करना है हमको, तो इसका सारिक लिख लेंगे 1 3 5 -2 1 3 3 -1 2, ठीक है। अब क्या करना है हमको, अब इसका प्रसार करना है, तो R1 के अनुसार
प्रसार करिए तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो देखिए प्लस की 1, तो इस वाले पद को लेंगे तो ये पहली पंक्ति पहले कॉलम आ जाएगा, 1 का 2 करें 2 1 2 माइनस 3 का -1 करें तो -3 और माइनस पहले से +3, फिर माइनस के 2 और माइनस ऊपर है क्या हो जाएगी प्लस। अब दूसरी पहली पंक्ति दूसरा कॉलम जाएगा तो 3 दूने 6 -5 का -5 और माइनस पहले +5। अब ले लें +3 वाली रो गई और कॉलम गया तो 3 3 का 9 -5 1 5, हल कर लेंगे जी। 3 2 5 1 5 प्लस 6 5 11 11 दूने 22 और 9 में थे 5 के 4 थे 12, हल कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 34 34 और 5 39। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं साइड के नॉट इक्वल टू 0, तब हम इसका ए इनवर्स तो क्या कहेंगे, अतः ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है तो इसी को हम बोलते हैं ज्ञात करना। तो अब ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, सहखंड अवयव चाहिए। तो देखो अब क्या निकालेंगे, तब सहखंड अवयव यानी कि A11 A12 A13 निकालने हैं, फिर A21 A22 A23 निकालने हैं, फिर A31 A32 A33, ये सभी अवयव निकालने हैं आपको। तो देखिए किस तरह फाइंड करना है इनको। A11 निकालना है ना हमको, तो इसका मतलब क्या है, पहली पंक्ति पहला कॉलम तो 1 3 और -1 2 बच्चे, 1 3 -1 और 2, ये तो हो गया। अब ये निकालना है पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम छोड़ देंगे तो 3 5 -1 2, 3 5 -1 2। और तीसरा हमें निकालना है पहली पंक्ति तीसरे कॉलम को, पहली पंक्तियाँ तीसरे कॉलम को छोड़ दे, यहाँ डायरेक्ट हम यहीं से लिख सकते हैं। देखिए ये वाली लाइन तो यहाँ रिपीट हो गई, अब ये रिपीट होगी तो 3 5 और जहाँ से शुरू हुआ है वहीं लिख दो। तो हम बिना दे के भी लिख सकते हैं तीसरा कॉलम का अवयव। अब A21 निकालना है, यानी कि दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम तो -2 3 और 3 और 2, तो देखिए -2 3 और 3 और 2, ये हो गया। अब ऐसे ये निकालना है दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम तो 1 5 3 2, 1 5 3 2। अब देखिए ये तो यहाँ पर रिपीट हो गया, अब इसकी बारी है तो इसको रिपीट कर दो 1 5 और जहाँ से ये शुरू किया है वहीं पे लिख दो, तो तीसरे अवयव को हम अपने आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब 31 यानी कि तीसरी पंक्ति पहला कॉलम छोड़ना है हमको, यानी कि तीसरी पंक्ति पहला कॉलम तो -2 और 1 3 और -1, तो लिख देंगे -2 1 और 3 -1। अब इसके निकालने हैं तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम छोड़ना है तो 1 3 और 3 -1, और तीसरे को तो हम इसी में से देख के रिपीट कर सकते हैं, ये तो रिपीट हो ही गया यहाँ पे। अब इसकी बारी है तो 1 3 और लास्ट में इसको लिख दें जहाँ से शुरू हुआ है। अब इनको हमें क्या करना है, हल करना है। तो देखिए तो अभी ये क्या हुए आपके उपसारिक हुए, अभी सहखंडज नहीं हुए, तो सहखंड बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इनके चिन्ह देना है बाकी। अभी तो मैंने बताया था 1 और 1 सम संख्या तो प्लस रहेगा, 1 और 2 माइनस। ठीक है, यहाँ मैंने बताया था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से बताया था बदलने का
क्योंकि देखिए यहाँ 2 3 कितना हो रहा है 5, तो विषम संख्या है माइनस हो आएगी, 3 और 1 सम है तो प्लस आएगी, 3 2 का 5 तो माइनस आएगी। इस तरीके से हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 1 का 2 में मल्टीप्लाई 2, -3 का मल्टीप्लाई तो +3, यहाँ पे करेंगे हम तो आगे माइनस लगी है, ठीक। तो लिख लीजिए -3 दूने 6, माइनस माइनस +5, यहाँ से 3 तरह का 9, माइनस के 5, यहाँ पे आगे माइनस, माइनस के 4, माइनस के 9, यहाँ पे 2, माइनस के 15, यहाँ पे माइनस 1 का 3, माइनस 5 दूने 10, 2 का इसमें करेंगे तो 2, 3 1 3, यहाँ पर करें तो -1 माइनस के 9, यहाँ पे करेंगे तो 1 प्लस के 6, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस के 11, 4 माइनस के 13, माइनस में प्लस 13 हो जाएगा, माइनस के 13, यहाँ करेंगे तो माइनस का 1, यहाँ हो जाएगा प्लस के 10, यहाँ हो जाएगा 7। ये हमारे अवयव आगे के, ठीक है। अब हमको क्या करना है तो ध्यान रखिए, अब ये जब अवयव निकालने हैं तब सखंडज आव्यूह, अतः सखंडज आव्यूह तो यहाँ पे बी तो पहले ही आ गए, पहले हम बी मानते थे, तब क्या लिख लेंगे सी बराबर, या कुछ भी मान सकते हैं। तो सी बराबर क्या हो जाएगा भाई, आपको आव्यूह लिख लेना है। आव्यूह क्या है जी, पहले पंक्ति के अवयव 5 -11 और 4, और दूसरी पंक्ति के अवयव 13 -13 और तीसरी के -1 10 और 7, -1 10 और 7, ठीक है। अब क्या करना है हमको, तब सॉरी यहाँ पे क्या लिखना है, सखंडज नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना था सखंड आव्यूह, अतः अवयवों का आव्यूह। तब सखंडज आव्यूह अब निकालेंगे, सखंडज आव्यूह यानी कि एडजॉइंट ए निकालना है ना। अब एडजॉइंट ए निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, वहाँ पे निकालते थे सखंड अवयवों के आव्यूह का परिवर्त आव्यूह होता था। तो यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, सी डैश, तो ये आपको निकल के आ जाएगा। यानी कि पंक्तियाँ कॉलमों में, कॉलम पंक्तियों में ट्रांसफर्स हो जाएंगे, यानी बदल दिए जाएंगे। तो इसका ट्रांसफर्स आव्यूह क्या होगा भाई, 5 -11 और 4, यानी कि ये रो थी कॉलम में बदल गई, अब ये रो है इसे कॉलम में बदल देंगे, ठीक। -1 10 7 ये हो गया। अब क्या निकालना है, ए इनवर्स, तब प्रतिलोम आव्यूह, ए इनवर्स, इसका फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ए बट्टे साड़िक ए, ठीक है ना। साड़िक ए का मान देखिए कितना आया है, यही तो है, कितना 39, तो यहाँ लिख लेंगे 1/39, एडजॉइंट ए का मान लेंगे 5 -11 4 13 -13 -13 -1 10 और 7 हो जाएगा। तब सूत्र x बराबर ए इनवर्स बी से, तो x बराबर ए इनवर्स बी की वैल्यू कितनी आई है, ये पुट कर दो, 1/39
5 माइनस 11 4 13 माइनस 13 माइनस 13 माइनस के 1 10 7 ठीक इनटू ए इनवर्स की वैल्यू है अब किसकी बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू देखो ये आपको दे रखी है 11 2 3 देख लेंगे ना, ये बी की वैल्यू तो ये यहाँ पर पुट कर दी। अब इसका करते हैं मल्टीप्लाई, तो कर दीजिए भाई मल्टीप्लाई। x बराबर 1/39। तो देखिए पहले अवयव का पहले कॉलम में गुणा 11 पंजे 55, 11 का माइनस 11 में करें तो माइनस के 121, 11 का 4 तो 44, फिर 2 का करेंगे इसमें 13 दूनी 26, माइनस के 26 माइनस के 26, फिर 3 का गुणा करेंगे इसमें तो माइनस के 3 प्लस के 30 प्लस के 21। अब x की जगह क्या लिख देंगे भाई x y z, ये आप भी में लिख जाएगा जी बराबर 1/39। अब हल करिए क्या बचेगा जी 55, यानी कि 3 इसमें से घटा देंगे तो कितना रह जाएगा 23, और 23 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 78। अब 121 और 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी, तो प्लस के 4 इसमें से घटा देंगे तो 117 बचेगा ना। अब इसको करेंगे तो माइनस के 5 बचेंगे, माइनस के 5 में 39। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, अतः यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब तो देखिए चलो यहाँ से अब क्या करना है हमको, यानी कि आपका क्या बचा, इधर आप भी आपका x y z। अब 39 का भाग यहाँ पर देंगे कितना हो जाएगा, 2 बार जाएगा ना, और 39 से यहाँ देंगे तो माइनस के 3 और यहाँ देंगे तो 1, ये हो गया। तो x बराबर कितना हो गया भाई 2, y बराबर कितना हो गया -3, z बराबर कितना हो गया 1। यही है आपका आंसर। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि हमने देख लिया x का मान कितना आया है 2, y का मान -3, z का मान 1। अब हमें ये पहचान करनी है ये हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो देखो पहचान करने का सिंपल सा तरीका है, x y z का मान यहाँ पे पुट कीजिए। x का मान यहाँ पे तो 2 और यहाँ पे -3 करें तो +6 और z का मान 1, तो यानी कि 2 और 6 कितने हो गए 8, 8 और 3 कितने हो गए 11, सही है। और यहाँ रख के देखो 2 रखेंगे, x का मान तो 2 3 6, y का मान -3 तो 6 में थे -3 तो 3 बचे, और z का मान 1, 3 में से 1 और घटा तो क्या हो जाएगी 2, सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ 2 और -3 1 दिया है, यहाँ रख के देख लो 2 पंजे 10, 10 हो गई, और माइनस के 3 तो 3 तरह का 9, प्लस की 1 बची, 1 यहाँ पे और z की जगह 1 तो 2 1 2, 2 और 1 कितनी हो गई 3। तो यानी कि x और y z के मान हम ज्ञात कर लें तो उसके बाद हम 10 या 15 सेकंड में समीकरणों को संतुष्ट करके देखते हैं। तो इस कंडीशन में इन x y z के मानों से हमारे ये समीकरण संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये x y के जो मान प्राप्त किए हैं वो बहुत ही करेक्ट और सही है, ठीक है। तो इससे हम गलती करने से बच जाते हैं, ठीक है। तो पूरे सवाल को हल करने के बाद x और y और z के मान समीकरणों रखकर संतुष्ट जरूर कराएं। अगर समीकरण संतुष्ट नहीं होते हैं तो समझ लेना आपने कहीं ना कहीं इसमें गलती कर दी है, ठीक है। तो अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।
तथा हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। और आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।